नमस्कार साथियों। यूपीएसआई को लेकर के फाइनली आप सबके बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा फेस हार्ड था, कौन से डेट की जो एग्ज़ाम है वो इजी में आ रही है, कौन सी टफ में आ रही है, कौन सा मॉडरेट है, नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फायदा होगा, तो ये करके आप सबके काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे। तो फाइनली हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद से डेट और शिफ्ट वाइज कि कौन से डेट की कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम इजी कैटेगरी में जा रहा है, कौन सा हार्ड में जा रहा है, कौन सा मॉडरेट में जा रहा है, तो वो डेटा फाइनली हमने बना लिया है। और इसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, बहुत सारे बड़े कोचिंग संस्थानों से भी हमने बात करी, और मैं आलोक का और आकृति का भी थैंक यू कहूँगा, रामाशीष का, कि उन लोगों ने ये डेटा बनाने में काफ़ी हेल्प की और उन्होंने काफ़ी जो पोल किया, सर्वे किया, जिसमें 4,500 छात्रों ने, उनका भी धन्यवाद जो इसमें पार्टिसिपेट किए हमारे पोल में। और फिर फाइनली हमने आपके लिए एक शिफ्ट वाइज जो है और डेट वाइज, जैसे कि इजी शिफ्ट में 21 नवंबर का जो शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट वो, या फिर 22 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो इजी में आ रहा है, तो ऐसे मैंने डेट वाइज ये डेटा बन के तैयार हुआ है। इसमें काफ़ी टाइम लगा, इसलिए इसको मैं लेके नहीं आ रहा था, क्योंकि एक परफेक्ट एनालाइज होना चाहिए कि डेट वाइज शिफ्ट वाइज ऐसे ही हम नहीं बोल सकते। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली एक ऐसा डेटा ओवरऑल हमने तैयार कर लिया है जिसमें कि हम आपको बता सकें कि कौन सा डेट टफ था, कौन सा शिफ्ट टफ था डेट का, और कौन सा जो था ईजी था, मॉडरेट था। इसको हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, एक ईजी शिफ्ट, एक ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट, एक मॉडरेट शिफ्ट और एक हार्ड शिफ्ट। आपको पता है कि इस नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर का सबसे ज़्यादा नुकसान ईजी वालों को होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हार्ड शिफ्ट वालों को होगा। तो उसके बारे में सारी ब्रीफिंग्स आज देंगे। उसके पहले मैं उन सारे कोचिंग संस्थान जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ये बनाने में, उनका धन्यवाद, और मेरे साथियों का जिन्होंने 4,000 पार्टिसिपेंट किए, 4,300 से ज़्यादा साथियों ने, उस सर्वे के लिए भी आप सबका धन्यवाद कि आपने कोऑपरेट किया। और फाइनली हमारे पास एक डेटा है, पर किसी भी माध्यम से अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से समझ में आ गई हैं, नॉर्मलाइजेशन को आप समझ चुके हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा वर्दी नहीं है, तो आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हाँ, वो साथी जिनको डेट वाइज और शिफ्ट वाइज ये समझना है कि उनका जो शिफ्ट था, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया वो टफ में आता है या इजी में या मॉडरेट में, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उन्हीं के लिए विशेषकर मैंने बनाया है, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों ने हमें लगातार रिक्वेस्ट किया कि आप एक ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन को समझाइए, और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि सब हवा में तीर रहेगा कि किसका टफ हो रहा है। अब जिसका 140 आया उसको पता नहीं है कि उसका 105 होने वाला है या 155 होने वाला है, तो इसलिए हमें भी लगा कि चलो ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसको बनाने में, तो देरी के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। पर एक एथेंटिकेशन होना चाहिए था, एक्यूरेसी होना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट लग गया इस डेटा को कलेक्ट करने में। तो आइए अब 1 बाय 1 चलते हैं। हर इजी, पहले हमने आपको जैसे बताया कि इजी बनाया हमने, इजी के बाद से हमने बनाया मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट बनाया, और मॉडरेट बनाया, और फिर हार्ड बनाया। 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। आपको पता है 54 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ है और 3 फेज में हुआ है। तो अब आते हैं इसके बारे में, आगे एक एक करके बात करते हैं, साथ ही थोड़ा सा उस डायरेक्शन में भी लेके जाएंगे जो हमने भर्ती बोर्ड को मेल दिया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, ऑफिशियल पोस्ट भी जो हमने जो दिया था, पोस्ट किया था उनको ऑफिशियल, उसको भी उन्होंने रिसीव कर लिया। इसके आगे की बातें भी थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आगे जो है हम इस सिस्टम को थोड़ा और आगे लेकर के जाएंगे। और अब जो है संविधान के, या फिर आपको पता है कि हमारा चैनल लॉ रिलेटेड है, तो हम उन टॉपिक्स को छूने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को सरल भाषा में आपके लिए लेकर आएंगे जो है आपके यूपी, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स, या फिर रिट, हेबियस कॉर्पस हो गया, को वारंटो हो गया, ये चीज़ें हो गई, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पुलिस कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक आपको लगभग समान तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे सेगमेंट्स को हम छूने की कोशिश करेंगे, उन पहलू पे भी आप सबको सरल भाषा में देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हमें भी अपना मोटिवेशन मिलता रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय ले लिया, उम्मीद है कि इस कोविड काल में आप सुरक्षित होंगे। अब आते हैं 1 बाय 1, शिफ्ट बाय शिफ्ट, इजी और मॉडरेट, और इजी टू मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, जो हमने बनाया है, उसमें हमारे हिसाब से हम ये बात क्लियर करते हैं कि हमने काफ़ी मेहनत की है कि आपको एक एक्यूरेसी दे दें और एक ओवरऑल मतलब सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि हम भर्ती बोर्ड नहीं है, हम अब ये उनके ऊपर। देखिए, कई बार चीज़ें जो होती हैं ना, जो बनाया तो अच्छे के लिए जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमेशा गलत होता है। जैसे यूएपीए समझ लीजिए,
बनाया गया था उसको अनलॉफुल प्रोविजन के लिए, लेकिन आज उसका क्या इस्तेमाल होता है? थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ जाइए, यूपीए डाल के आपको 3 महीने के लिए अंदर कर दिया जाएगा। या फिर सीबीआई, ईडी सबको बनाया इसलिए गया था कि वो अच्छा कार्य करें, लेकिन आज उनका कैसे इस्तेमाल हो रहा है? तो ये नॉर्मलाइजेशन भी बनाया इसलिए गया था ताकि उन छात्रों को, जैसे कि अब 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हर पेपर एक समान बन पाए, ये हो भी नहीं सकता है, कोई टफ होगा कोई इजी होगा। तो ये बनाया इसलिए गया था कि सबको समान अधिकार से, समानता के अवसर के सिद्धांत से सबको एक जैसा मौका मिले, और जिनको इजी मिला है उनको सीधा सिलेक्शन ना मिल जाए, या जिनको हार्ड पेपर मिल गया है वो एकदम से रेस से बाहर ना हो जाए। इसलिए ये सिद्धांत बनाया गया कि भाई जिन्होंने ईजी दिया उनके नंबर थोड़े कम कर लिए जाएंगे, जिनका पेपर हार्ड बन गया था उनको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। और ये जो होता है पेपर के शिफ्ट के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके रिजल्ट्स जो हैं, अगर किसी में 80% बच्चों का नंबर हाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पेपर इजी है। अगर किसी में 80% से कम बच्चों का, ज़्यादा बच्चों का जो होता है वो पेपर इजी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब जब कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पेपर हार्ड हो रहा है। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन बनाया जाता है। तो इस्तेमाल तो इसलिए किया गया था, लेकिन अब इसका गलत बनाया इसलिए किया था, पर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में नहीं आता तो आज तक ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे, और आज भी इसको इतनी क्लियर तरीके से आप समझ नहीं सकते हैं, चाहे वो आप कितना भी दिमाग लगा लें। पर फिर भी हमने जो ओवरऑल बनाया, अब उसकी तरफ चलते हैं कि कैसे है। तो देखिए, हमने जो ईजी कैटेगरी बनाया, तो हमने 12 नवंबर की ईजी कैटेगरी में 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 21 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 23 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 16 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, 27 नवंबर की तीनों शिफ्ट 1 2 3 तीनों शिफ्ट, 29 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 24 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। ये जो थे वो इजी कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब इन छात्रों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं होने वाला है, उनके नंबर कट सकते हैं। इजी टू मॉडरेट कैटेगरी जो हमने बनाई है उसमें जो है वो 21 नवंबर की थर्ड शिफ्ट जो है वो इजी टू मॉडरेट है, मतलब इनको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 13 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 14 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 17 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 28 नवंबर की फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट, 29 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, 30 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 24 नवंबर की फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। ईजी टू मॉडरेट है, मतलब उनको थोड़ा सा इसमें फ़ायदा हो सकता है जो हमने अपने डेटाज के ऊपर बनाया। अगर किसी का शिफ्ट छूट रहा हो तो मैं आज इसमें एक इंस्टाग्राम का अपना आईडी भी दे दूंगा, जिसमें आप हमसे अपना शिफ्ट वाइज पूछ सकते हैं। मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा अगर आपकी ज़रूरत होगी तो इंस्टाग्राम पे आप हमें वहाँ पूछ सकते हैं, फॉलो करके वहाँ अपनी बात रख सकते हैं। काफ़ी सारे आप सब ऐसा बोल रहे थे कि आपको एक कनेक्शन होना चाहिए। काफ़ी सारे साथी जो हैं लीगल हेल्प की बात करने लगते थे कमेंट में, तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। तो आपको इस तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, तो मोटरेट, इजी टू मोटरेट बता दिया मैंने आपको। अब मोटरेट जो है, मोटरेट का मतलब होता है कि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, इजी की अपेक्षा ज़्यादा ही टफ पेपर होता है, उसको मोटरेट कहते हैं। तो 21 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 23 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 12 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, 15 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 17 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट। ये मोटरेट है, मतलब इनमें भी आपके जो नंबर आए हैं इससे नीचे नहीं जाएंगे, आपके नंबर बढ़ेंगे। सीधा सा सरल भाषा में समझे तो ये जो शिफ्ट था, ये जो डेट के जो विद्यार्थी हैं उनके नंबर घटने वाले नहीं हैं, उनके बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। और जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जो हार्ड शिफ्ट के विद्यार्थी थे, जो हार्ड शिफ्ट था, वो जो शिफ्ट है जिसका हमने बनाया है, उनको जिनको ज़्यादा ही फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन का, उनको ज़्यादा अंक बढ़ सकते हैं उनके, वो हैं 12 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 14 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, 15 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 20 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट। तो ये जो शिफ्ट थे, ये जो हैं आपके लिए काफ़ी हार्ड रहे होंगे, और इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और आपके नंबर काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये जो हमने प्रयास किया डेट वाइज आपको एक ओवरलुक देने के लिए, तो उम्मीद है कि आपको आज डेट वाइज अपनी समझ में आ गई होगी कि किसकी, और अगर हो सकता है किसी की छूट गई हो तो हमारे पास पीडीएफ है, तो हम, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ लेंगे तो हम आपको वहाँ पे बता देंगे, तो आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमने 2 तरीके से भर्ती बोर्ड से संपर्क करने की कोशिश की। पहला कि हमने अपने ऑफिशियल जो लॉ फॉर्म है दुर्गेश जी का, वहाँ से हमने ऑफिशियल एक मेल डाला उनको, ठीक है, और हमने बाय पोस्ट एक एप्लीकेशन डाला, ठीक है, भर्ती बोर्ड के लिए, ताकि वो बाय पोस्ट भी उन्हें मिले। तो
बाई पोस्ट उन्हें रिसीव हो गया है, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। इंतज़ार ही कर रहे हैं। मेल का भी रिप्लाई उन्होंने अभी तक हमें दिया नहीं है, तो हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आपको पता है कि मंडे को जो है केस की भी हियरिंग है, तो इसलिए हम अभी ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हैं। एक बार कोर्ट का भी रुख देख लेते हैं कि कोर्ट उसमें क्या कर रहा है, फिर उसके बाद से हमने प्लान किया है कि लखनऊ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप ऐसे सीधा लखनऊ जाके भी भर्ती बोर्ड को मिल नहीं सकते हैं, पेंडेमिक चल रहा है, तो एक बार उनसे परमिशन लेना ही पड़ेगा। एक लेटर मिलेगा, वो लेटर दिखाने के बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। ऐसे कहना आसान होता है कि हम भर्ती बोर्ड में हम सीधा जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, जो भी है, पर वो एक लेटर देंगे, उसको दिखाएंगे तो भी आपको वॉचमैन अलाउ करेगा। तो हम उसी आमंत्रण पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्विटेशन लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो हमें मंडे तक नहीं मिलेगा तो हम फिर से आगे फर्दर उसके ऊपर और जो हमें कार्रवाई करनी है वो करेंगे। तीसरी एक चीज़ ये भी है कि हमने नोटिस जो है, लीगल नोटिस भी दे रखा है, तो उसका भी जवाब, दुर्गे जी की टीम ने लीगल नोटिस दे रखा है, तो उसका भी जवाब आएगा ही आएगा, भले ही वो कितना भी रेट लगा लें। और फाइनल तो आपको पता ही कि कोर्ट में तो पेश होना ही है इस मामले को लेकर के, तो वहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तो इसलिए जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको देता रहूँगा। और हम इसलिए डेली नहीं आ रहे हैं कि आप भी इरिटेट हो जाएंगे एक ही चीज़ को सुन के, और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम बार बार आपको एक ही बात घुमा फिरा के बताएं। तो बेहतर है कि सिर्फ जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो आप सबके बीच में हम हमेशा लेकर आते रहेंगे। आप चैनल में हमारे साथ बने रहें। हाँ, एक आप सबसे सुझाव चाहिए। हम ये जो हमने कहा कि हम लॉ फील्ड को लेकर के, अब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और इन सारे एग्जाम्स में, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट है जो लेखपाल में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो ऐसे एक्ट्स को लेकर के हम एक क्लासेस शुरू करेंगे। क्लासेस नहीं, मतलब सिर्फ उन टॉपिक्स को टच करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनको एक सरल भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास करने की सोच रहे हैं। अगर आप सब समर्थन देंगे उसका, तो हम उस पहलू पे बढ़ेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हो गया, या फिर कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में देखिए आप मीडिया को स्वतंत्रता देते हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वहीं फिल्मों में आप सेंसर बोर्ड लगा देते हैं। उनका भी तो यही अधिकार है ना जो मीडिया का है, तो वहाँ पे आप एक तरफ सेंसर बोर्ड लगाते हैं और दूसरी तरफ आप उनको पूरी आज़ादी देते हैं बोलने की। तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, इनके ऊपर भी एक सेशन लेंगे जो आपकी नॉलेज को बहुत इन्हेंस करेगी, और हम प्रयास करेंगे कि आपका नॉलेज बहुत इन्हेंस हो जाए। और ये सिर्फ किसी स्टूडेंट के लिए नहीं, एक आम आदमी के लिए भी संविधान को और कानून को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन ऐसे वाक़याएँ तो होते जा रहे हैं जिससे कि लोगों में जो है, लोगों को उसकी वजह से, संविधान की जानकारी ना होने की वजह से, कानून की जानकारी ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो हम ये प्रयास भी करेंगे कि एक लॉ अवेयरनेस भी आप सबके लिए रखें, जो बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहें। तो चलिए, ये आप हमें बताएंगे कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। और बाकी आपकी कोई भी क्वायरी होगी तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ हम आपकी लीगल एड से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के क्वेश्चन हैं आप वहाँ हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि कोविड में आपको सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। कितना भी फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए आप परेशान ना हो और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। कोरोना में अपने आप को सेफ रखें, और उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ भी होंगे। ठीक है, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आप सबको बीच में ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सब भी अपनी पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें, और प्रणाम।